जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं कि दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है जिसे कल हमने ख़त्म किया था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं वो उनके करेक्ट आंसर जो हैं वो क्या हैं। पहली स्टेटमेंट है, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यू ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर सिक, हैप्पी, फीलिंग सैड, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। तो पहले की जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम। दूसरी है, एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ब्रिंग रिलीफ, ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किल हिम, बिकम प्लेजेंट। तो इसकी सही ऑप्शन है माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे पे जो बी ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट है। तीसरे नंबर पे है, व्हाट डिड द सी ऑन मार्शियन हिल्स, द ओल्ड सिटीज, फ्लावर बेड्स, स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, अ डीप वैली। तो इसकी सही ऑप्शन जो है द ओल्ड सिटीज है। तो हम कहेंगे कि दूसरे पे ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है। चलिए जी आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे है, व्हाट डिड द डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज, घर बनाने के बाद क्या करते थे? डेकोरेटेड इट, फर्निश्ड इट, एट गुड ब्रेकफास्ट, अरेंज अ फीस्ट। तो इसकी सही ऑप्शन एट गुड ब्रेकफास्ट है। तो हम कहेंगे कि चौथे नंबर पे जो सी ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट है। पांचवें नंबर पे है, व्हाट वाज द न्यूज लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स, लॉरा ने अपने माँ बाप को कौन सी खबर सुनाई? द वॉर ऑन अर्थ, द डेथ ऑफ द पीपल, द अराइवल ऑफ अ रॉकेट, द फॉल ऑफ अ रॉकेट। तो इसकी सही ऑप्शन है द वॉर ऑन अर्थ। तो हम कहेंगे कि पांचवें नंबर पे जो हमारी ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। छठे नंबर पे है, विच वन ऑफ द सिटीज वॉज अटैक्ड, टेक्सास, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। तो इसकी सही ऑप्शन न्यूयॉर्क है। तो हम कहेंगे कि छठे पे फिर सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। सातवें नंबर पे है, व्हाट डिड द फील ऑन द मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ। तो जब दुनिया के ऊपर हमला हुआ तो उन्हें क्या महसूस हुआ कि वो मरीख पर क्या है? ड्रेंच्ड, स्ट्रैंडेड, सिक्लोडेड, सरेंडर्ड। तो उन्हें महसूस हुआ स्ट्रैंडेड, कि वो जकड़े गए हैं, फंस गए हैं। तो सातवें नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है हमारी करेक्ट है। आठवें नंबर पे है, व्हाट वर द मैन डूइंग इन टाउन ऑन द शैडो स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। तो लोग क्या कर रहे थे शहर में? क्वारलिंग, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, प्लेइंग, बाइंग द ग्रोसरी। तो इसकी सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज। तो हम कहेंगे कि आठवें नंबर पर भी हमारी बी ऑप्शन करेक्ट है। नौवें नंबर पे है, हाउ मेनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल, लोहा बेचने के लिए कितने पैसे उसने जो है वो डिमांड किए? 200, 300, 400, 500। तो इसकी सही ऑप्शन 500 है। तो हम कह सकते हैं कि नौवें की डी ऑप्शन करेक्ट है। 10वें नंबर पे है, इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड। किस मौसम के अंदर हमें मिस्टर बिटरिंग जो है बहुत जर्द आंखों वाला खड़ा नजर आता है? विंटर में, समर में, ऑटम में, स्प्रिंग में। तो जी हाँ, इसकी सही ऑप्शन ऑटम है। तो हम कह सकते हैं कि 10वें की सी ऑप्शन करेक्ट है। ले मेरा बेटा, ये 10 एमसीक्यूज हैं, इनकी करेक्ट ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर लिख दी हैं, ये आपने टिक कर लेनी अपनी किताब पर। पेपर में से पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो ज्यादातर जो है वो एक्सरसाइज से ही आता, बहुत शादो नजर के कभी कोई ना आए, अदरवाइज ये एक्सरसाइज के ही एमसीक्यूज हमारे लिए इनाफ है। चलें जी, अब हम इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ। हैरी जो है वो दुनिया पर वापस क्यों जाना चाहता था? तो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आंसर्स लिखूंगा। ये पहले का मैं जवाब लिख रहा हूं। हैरी बिलीव्ड दैट वुड change completely if they lived longer on Mars, full stop. Therefore, comma, he wanted to go back टू द अर्थ। ले मेरा बेटा, ये पहला सवाल है, उसका जवाब हमने लिख लिया, बहुत ही आसान।
कि वो दुनिया पर क्यों जाना चाहता था? हैरी बिलीव दैट दे वुड चेंज कंप्लीटली इफ दे लिव लॉन्गर ऑन मार्स, कि अगर मरीख पर ज्यादा अरसा रहे तो वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। देयरफॉर इसलिए ही वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ, वो वापस जो है वो जमीन पर जाना चाहता था। अब मेरा बेटा आप साथ साथ नोट कर लें इनको जी। वॉइस का क्या इशू आ रहा है जी? वॉइस का कोई इशू नहीं है मेरा बेटा हमारी तरफ से। आप अगर आपने हैंड फ्री वगैरह नहीं लगाए तो वो लगा लें ताकि आपको आवाज जो है वो क्लियर आ सके, अदरवाइज मेरा बेटा इधर से कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है व्हाई डिड हैरी वांट टू स्टे, हैरी जो है वो वहां पर क्यों रहना चाहता था? इसका हम जवाब लिखेंगे कि हैरी डिड नॉट वांट टू स्टे ऑन मार्स but there was no way back, मार्स पर रहना नहीं चाहता था लेकिन वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था, और उसके अलावा ही वॉज हेल्पलेस, वो बेयारो मददगार था, वो इसके अलावा अब कुछ कर भी नहीं सकता था। आफ्टर द वॉर ऑन अर्थ comma there were no more rockets to Mars। देखें यह सवाल है कि क्यों वो रहना चाहता था, तो इसके जवाब ने हमें बताना है कि वो एक्चुअली मार्स पर रहना नहीं चाहता था। हैरी डिड नॉट वांट टू स्टे ऑन मार्स बट देयर वाज नो वे बैक, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। ही वॉज हेल्पलेस, वो मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार था। आफ्टर द वॉर ऑन अर्थ, और जब फिर जमीन पर जंग लग जाती है, देयर वर नो मोर रॉकेट्स टू मार्स, और उस वक्त फिर मरीख पर आने वाले कोई रॉकेट्स भी बाकी नहीं बचते, तो इसलिए उसे वहां पर रहना पड़ा, अदरवाइज वो मरीख पर रहना नहीं चाहता था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है कि सवाल के अंदर जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है। चले जी, तीसरा सवाल देखते हैं। व्हाट क्लाइमेट डिड द फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये मैं इधर स्टार लगा रहा हूं, ये बड़ी दफा आया हुआ पेपर के अंदर। इट वॉज, किस तरह का आबो हवा थी वहां पे? इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट इन द समर सीजन, फुल स्टॉप। द विंड ब्लू as if to flake away their identities, they had to face a very harsh climate on the Mars, full stop. The summers and the winters were equally severe। अच्छा जी, ले जी, वहां का मौसम कैसा था? इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट इन द समर सीजन, गर्मियों के अंदर जो है, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, तपश पड़ती। द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, और वहां की हवा भी ऐसे चलती जैसे उनकी शनाख्त को खत्म कर देगी। दे हैड टू फेस अ वेरी हार्श क्लाइमेट ऑन द मार्स, उनको मरीख पर बहुत ही सख्त किस्म की आबो हवा का सामना करना पड़ा। द समर्स एंड द विंटर्स, सॉरी ये विंटर्स आएगा, वर इक्वली सीवियर, और ना सिर्फ गर्मियां बल्कि सर्दियां भी वहां पर बराबर के तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली थी। ठीक हो गया जी। चलें नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बेटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द वॉर ऑन द अर्थ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है। जब बिटरिंग फैमिली को खबर मिलती है कि दुनिया के ऊपर जंग लग गई है, तो उस वक्त बिटरिंग फैमिली की कंडीशन जो है, उनकी हालत कैसी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
They were all dismayed and saddened on hearing the news of war, hearing the news of war on the earth. Full stop. Felt stranded on Mars because there was no way back. जब उन्हें दुनिया पर जंग की खबर मिलती है तो उनकी हालत क्या होती है? दे वर ऑल डिसमेड. डिसमेड का मतलब क्या होता है? ग्लूमी. सैडेंड और डिसमे तकरीबन एक ही मतलब है, परेशान हो जाना, गमजदा हो जाना. दे वर ऑल डिसमेड एंड सैडेंड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑन द अर्थ. तो जब उन्हें खबर मिलती है दुनिया पर जंग की तो वो सब बड़े परेशान हो जाते हैं. They felt stranded on Mars. ये मैंने आपको पहले भी बताया. स्ट्रैंडेड, उनको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो मरीख के ऊपर फंस कर रह गए हैं. बिकॉज देयर वॉज नो वे बैक, क्योंकि अब वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं था. ठीक है जी. चले जी. ले मेरा बेटा, हम ना कह रही हैं कि शायद जल्दी से रेज कर दिया. अब मैं आपको थोड़ा मेरा बेटा टाइम दे रहा हूं, देख लें. अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं. जी चले जी. अब ठीक है, इतने टाइम में आप पिक्चर ले सकते हैं, अपना साथ साथ आंसर भी नोट कर सकते हैं. अब मैं इसको मिटा रहा हूं. कोई बात नहीं, अगर आपका पिछला क्वेश्चन नोट नहीं हो सका तो आप रिकॉर्डिंग में जाकर उसे देख सकते हैं. जी आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है. व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, कि वो वहां पर मरीख पर क्या उगाना चाहते थे. ठीक है जी. ये हमें पता है कि वो एक कैरेक्टर जो है वो हैरी बताता भी है कि वी विल ग्रो वेजिटेबल्स एंड वी विल रेज चिल्ड्रन. और बाकी वो जो पीच ट्रीज हैं, अनियंस हैं, तो इस तरह की चीजें वो वहां पर उगाते हैं. इसी तरह का हम फिर इसका आंसर लिखेंगे. दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. अब सवाल हमारा यहां पर जो है उसका आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन हमें जाहिर है कुछ ना कुछ साथ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी. एक सेंटेंस के अंदर हम अगर आंसर लिखते हैं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते. वो फसलें उगाना चाहते थे. लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर फॉर, ख्याल रखना, और वो अपने बच्चों का जो है वो ख्याल करना चाहते थे. दे वांटेड टू गो अबाउट देयर बिजनेस, to go about their business and keep things going until the war ended, and the rockets came back टू मार्स. हमारा आंसर पहले सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है. बाकी हमने सिर्फ एडिशनल इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की है. दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. फसलें उगाना चाहते थे और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते थे. दे वांटेड टू गो अबाउट देयर बिजनेस, वो अपना जो उनके जिम्मे काम था बस वो करना चाहते थे. एंड कीप थिंग्स गोइंग, और इस तरह ये वक्त जो है वो गुजारना चाहते थे. Until the war ended, हत्ता कि वो सोच रहे थे कि जंग खत्म हो जाएगी. एंड द रॉकेट्स केम बैक टू मार्स, और रॉकेट्स जो है वो दोबारा मरीख पर आ जाएंगे. ठीक है जी. जी हाँ, ये जो फाइका ने लिखा, अब अगर आप इस तरह भी जवाब लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. दे वांटेड टू ग्रो पीच ट्रीज, अनियंस एंड अदर वेजिटेबल्स. लेकिन टेक्निकली ये जो फाइका बेटा आपका आंसर है, मैं आपको समझा दूं, ये रॉन्ग है. लिख सकते हैं, शायद आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन देखें ये है कि व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो. ये क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाट डिड दे ग्रो ऑन मार्स, उन्होंने मरीख पर क्या उगाया. यह है कि व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो,
तो दे उसकी यहां पर जो है वो कोई इस जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि दे वांटेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज चिल्ड्रन, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो लिहाजा आपका जो सेंटेंस है, जो आपका आंसर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसलिए हमें डायरेक्ट जो है वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ में वो यही हैरी बताता है कि वी हैव टू कीप थिंग्स गोइंग, वी हैव टू पास द जैम। तो ये हमें वो बातें यहां पर लिखनी है। हम डायरेक्ट जो है वो वेजिटेबल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नहीं थी कि वो मरीख पर वहां पर जाकर ये चीजें उगाना चाहते थे या उनकी ख्वाहिश थी, नहीं। समझ आ गया आपको मेरा बेटा? चलें, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस। तो कुछ अरसा मरीख पर रहने के बाद उनके घर की हालत कैसी थी? जब वो कहता है कि अब तो ये हमारा घर लगता ही नहीं है। देयर हाउस had changed beyond recognition. Full stop. The boards were all warped out. The boards were all warped out of shape, and the paint was beginning to peel off. लें जी, वो कहता है ना कि अब तो ये दुनिया के रहने वाले लोगों का घर ही नहीं लगता। देयर हाउस हैड चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? शनाख्त। उनका घर इतना बदल गया कि अब पहचाना ही नहीं जाता था। द बोर्ड्स वर ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, और सारे जो बोर्ड्स थे उनकी शक्ल जो है वो टेढ़ी मरी हो गई। एंड द पेंट वॉज बिगिनिंग टू पील ऑफ, और जो पेंट था, जो रोगन रंग किया था, वो भी टुकड़े टुकड़े कर कर गिरने लगा। तो इस तरह उनका घर जो है वो बदल चुका था। जी मेरा बेटा, आपने देख लिया। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप साथ साथ नोट कर सकें या इसकी पिक्चर ले सकें। जी चलें जी, शाबाश। अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन कि हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की। तो आपको याद होगा उसने क्या कहा था कि वी मस्ट बिल्ड अ रॉकेट, वी मस्ट वांट टू गो बैक टू द अर्थ। तो ये उसने जो है वो नसीहत की। तो इसको हम किस तरह लिखें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा ये पेपर में आ चुका है। हैरी एडवाइज्ड द पीपल, हैरी advised the people that they must want to go back to earth or they would change completely. Full stop. He urged them to build a rocket. लें जी, हैरी एडवाइज द पीपल दैट दे मस्ट वांट टू गो बैक टू अर्थ, कि उन्हें जमीन, उनके अंदर यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम जमीन पर वापस जाएं, और दे वुड चेंज कंप्लीटली, नहीं तो वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। ही अर्ज देम, अर्ज का मतलब होता है इंस्पायर करना, ठीक है, तहरीक देना, मुतहर्रक करना। टू बिल्ड अ रॉकेट, उसने उनको मुतहर्रक करने की कोशिश की कि चलो हम एक रॉकेट जो है वो तामीर करते हैं। ठीक है, ले मेरा बेटा, ये अब मैं साइड पे हूं ताकि आप साथ नोट कर लें या इसकी पिक्चर ले लें। जी शाबाश। बस एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया है इस एक्सरसाइज का। चलें जी, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं।
आगे मेरा बेटा हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। वो है हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी। अगेन इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफा ये पेपर के अंदर आ चुका है, अगरचे कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि मरीज का वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि इट कैन चेंज ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली। ये इंसानों को जो है इट कैन मेक देम डार्क एंड गोल्डन आइड, इट कैन मेक देम टॉल एंड थिन, ठीक है, इट कैन वाइप आउट देयर आइडेंटिटीज। तो ये उनकी सारी शनाख्त, ये सारी चीजें जो है वो खत्म कर सकता है। तो इतना खतरनाक ये मरीज का वायरस हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम आसान सा लिखेंगे, अ मार्शियन वायरस could prove very dangerous, full stop. It could change the earth people both physically मेंटली। याद है उनको, उनकी शनाख्त के साथ साथ उनकी जो याददाश्त है वो भी खत्म हो जाती है। चैप्टर के एंड पे उन्हें पता ही नहीं होता कि हम दुनिया से आए हुए लोग हैं, उन्हें लगता है, जी हाँ, उन्हें लगता है कि शायद हम यहीं के रहने वाले हैं। तो ये इनको हर तरह से जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। बस इतना आंसर काफी है। अगर इसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आंसर जो है वो इनफ है, ठीक है जी। ले ये 8 क्वेश्चन जो हैं इसकी एक्सरसाइज के वो हमने कर लिए। इसकी एक्सरसाइज में देखते हैं जी कि और हमारे पास क्या चीज है। अच्छा जी, इसकी जो पंक्चुएशन है वो कर लेते हैं। मैं इधर इसको अब इरेज कर देता हूं और मैं आपको पंक्चुएशन करवाता हूं, फिर साथ समझाऊंगा कि यहां पर ये ऐसे क्यों आया है। इसकी एक्सरसाइज में जो पंक्चुएशन की लाइन है वो ये है, द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, सर dark people, yellow eyes, Martians, very friendly, we talked a bit, not much, we talked a bit, not much, they learn English fast, they learn English fast, I am sure our relations will be more friendly with sir, with them सर। ले मेरा बेटा, ये हमारे पास लाइन है। अब हमने इसको पंक्चुएट करना है। देखिए, पंक्चुएशन की सबसे पहला रूल ये होता है कि जब कोई कैरेक्टर डायलॉग बोलता है तो उसको हमने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। द टाउन इज एम्प्टी बट वी फाउंड नेटिव लाइफ, इसका मतलब है कि कोई उसे बता रहा है। तो जब हम कोई डायलॉग किसी का बोलते हैं, कोट करते हैं, तो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको लिखते हैं। तो जब कॉमास के अंदर लिखेंगे तो जो पहला सेंटेंस है उसका लेटर हमेशा कैपिटल के अंदर आएगा। द टाउन इज एम्प्टी, द टाउन एम्प्टी तो नहीं हो सकता ना। तो फिर ये देखें वो क्या कह रहे हैं, यहां पर अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया। अपोस्ट्रोफी जो है द टाउन इज एम्प्टी, ये उसको जो यहां पर आए है उसको यहां पर ये हज़फ करके काट करके जो है वो लिखा गया है, तो उसको रिप्लेस कर रहा है कॉमा।
तो इसलिए अगर हम ये ऐसे नहीं लिखे तो फिर ये इस तरह हो जाएगा, द टाउन इज एम्प्टी। तो राइटर ने इस तरह लिखा है, द टाउन इज एम्प्टी। आगे ठीक है, ये हमारी एक फ्रेज जो है वो खत्म हो गई, तो यहां पर एक कॉमा आ जाएगा। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, आगे कॉमा, सर, सर के बाद फुल स्टॉप। यहां पर कॉमा क्यों आया मैं अभी आपको समझाता हूं। अब देखिए नया हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो पहला वर्ड जो है हमने कैपिटल लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क पीपल, फुल स्टॉप। अगेन आगे येलो आइज जो है उसका वाई जो है वो कैपिटल हो जाएगा, येलो आइज, फुल स्टॉप। आगे मार्शियंस, तो अब ये देखिए मार्शियंस का चूंकि ये पहला वर्ड है पहले सेंटेंस का, तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये कैपिटल के अंदर आएगा, मार्शियंस, कॉमा, वेरी फ्रेंडली, फुल स्टॉप। यहां पे फिर अगेन ये जो वही है इसका डब्ल्यू हमने कैपिटल लिखना है। वही टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, ठीक है, अ बिट के बाद कॉमा आएगा, नॉट मच। यहां पे हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल आएगा, दे लर्न इंग्लिश फास्ट, फुल स्टॉप। अगेन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आगे जो है वो आई और फिर अपोस्ट्रोफी एम, ठीक है, ये इस तरह जैसे ऊपर हमने किया है। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, ठीक है, विद देम के बाद जो है वो कॉमा आएगा और सर के बाद फुल स्टॉप। और फिर जो ऊपर हमने इन्वर्टेड कॉमास शुरू किए थे, क्योंकि यहां पर इसका डायलॉग खत्म हो रहा है, तो जहां पर डायलॉग खत्म होता है हम वहां पर इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। अब ये देखें, ये जो कॉमा है ये आगे आपको पंक्चुएशन के रूल्स भी करवाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड सेंटेंस होता है और कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा होता है, तो उस कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है। तो बट जो है वो यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि दो बातें हैं, द टाउन इज एम्प्टी, वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको एक कंजंक्शन के साथ जोड़ा है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है। इस कॉमे की समझ आ गई। ये जो कॉमा है, ये कॉमे का एक रूल है, इसे कहते हैं वोकेटिव केस, के जब कभी किसी का नाम लेकर मुखातब किया जाता है तो फिर उसके साथ हमेशा कॉमा आता है। तो वो उसे बुला रहा है, उसे कह रहा है सर, तो जब उसे मुखातिब कर रहा है तो इसलिए यहां पर जो है वो कॉमा आना जरूर। इसी तरह फिर ये सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप आ गया। यहां पर ये मार्शियंस वेरी फ्रेंडली, ये अगेन उसका जिक्र कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो कॉमा आ गया। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, अगेन वो ये अलग से फ्रेज है, इसलिए वहां पर कॉमा आ गया। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, फुल स्टॉप। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, अगेन वोकेटिव केस, तो इसलिए यहां पर कॉमा आना जरूरी है। एंड पे फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के साथ जो है वो हमने इन्वर्टेड कॉमास अपने लगाने हैं जो हमने यहां पर शुरू किए थे। तो इस चैप्टर की जो पंक्चुएशन है वो ऐसी क्यों है, ये आपको पता चल गया। जी मेरा बेटा, चलें जी, जबरदस्त है। फिर हम अपना लेक्चर जो है वो यहां पर, नहीं बेटा, इसके अलावा आपने एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो मैंने करवाए हैं बस आपने वही करने हैं, इसके अलावा पेपर में और कुछ नहीं आता। जी एमन बेटा, सिर्फ एक्सरसाइज वाले करें, 99% एक्सरसाइज की ही पंक्चुएशन आती है पेपर के अंदर। फिर जाहिर है जब हम पंक्चुएशन के रूल्स आगे कर लेंगे तो आपको जाहिर है वो समझ आ जाएगी कि आपने कहीं और से भी करनी होगी। चले जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी।